खोलेंगे, हम भी बोलेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे, हम भी बोलेंगे, राज सारे खोलेंगे, हम भी बोलेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे, हम भी बोलेंगे, राज सारे खोलेंगे, हम भी बोलेंगे, मिल गया है ये मंच, जनमंच जनमंच, जनता के मन की आवाज जनमंच। बहुत बहुत स्वागत आपका जनमंच के इस खास शो में, जहां पर आज है हमारी युवा आबादी देश की, जिसके मन की आवाज हम जानेंगे, टटोलेंगे उनके मन के कोने में क्या है छुपी हुई बात, जो देश के बदलने में उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आज हमारे साथ एक कंपनी में काम करने वाले वो युवा कर्मठ साथी हैं, जिनके सपने हैं, जिनके बहुत सारे अरमान हैं और बहुत कुछ पाने की हसरतें हैं और उसकी कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। सरकार ने क्या कुछ किया है उसका भी हिसाब लेंगे और जनता क्या चाहती है उसका क्या मिजाज है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जनमंच। तो क्या आप तैयार हैं? बहुत खूब। और हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले आधी आबादी के मन की बात, उनके मन की आवाज क्या है। प्रधानमंत्री के मन की बात बहुत लोगों ने सुनी है और तमाम दल जिनके नेतृत्वकर्ताओं ने अपनी मन की बात समझाई है, लेकिन देश के मन की बात क्या है, युवाओं के मन की बात क्या है, ये जानते हैं। और आधी आबादी यानी मातृशक्ति के मन की आवाज़ क्या है, आप लोग के मुद्दे क्या हैं, आपके मसले क्या हैं और आप क्या चाहते हैं कि जो भी सरकार चुनी जाए उसको क्या करना चाहिए। अपना नाम बताएं और अपनी बात बताएं। मेरा नाम माही ठाकुर है और हम सरकार से बस यही चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो सबसे पहले आज के युवा छात्रों के बारे में सोचे। छात्रों के बारे में सोचे। छात्रों के बारे में क्या सोचे? छात्रों के बारे में ये सोचे कि पहली बात तो हर जगह पे वो रिजर्वेशन दे दे, लेकिन जो हम लोग स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई लिखाई में रिजर्वेशन देती है वो गलत चीज़ है। हर जगह पर रिजर्वेशन दे, लेकिन स्टडी के फील्ड में रिजर्वेशन ना दे, क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं और सबका हक है कि वो अपना जितनी मेहनत कर रहे हैं उनको वो चीज़ मिले। लेकिन वो छात्र भले योग्य रहते हैं, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। वो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट इतनी हाई चली जाती है कि जनरल कैटेगरी वालों को मिलती ही नहीं है। लेकिन ये गलत चीज़ है। हर चीज़ में रिजर्वेशन देते, लेकिन पढ़ाई के फील्ड में रिजर्वेशन ना दे। यानी प्रतिभा को सम्मान मिलना चाहिए और रिजर्वेशन से जो प्रतिभा है वो संकुचित होती है, उसका सम्मान नहीं होता। आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है, मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि छात्रों के लिए अभी इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, जो एजुकेशन फील्ड में, टीचरिंग फील्ड में इन्होंने वैकेंसी तो निकाली थी, बट बीएड वालों को इन्होंने निकाल दिया था प्राइमरी लेवल से। और इन्होंने वैकेंसी निकालने के बाद, रिजल्ट आने के बाद इन्होंने निकाल दिया प्राइमरी लेवल से और बोला कि जो वैकेंसी है वो केवल बीएड वालों को जो है जूनियर हाई स्कूल के लिए दिया जाएगा, जबकि वैकेंसी पहले निकाल चुके थे। उसके बाद इन्होंने बीएड को प्राइमरी लेवल से निकाल दिया। यानी आप कहना चाहते हैं कथनी और करने में जो अंतर है, हाँ। उसको पाटे और जो भी सत्ता में आए वो जिम्मेदारी पूर्वक जनता के प्रति जवाबदेह हो, जो बोले वो करे, यही ना? जी। तो इनको निकालना नहीं चाहिए था। बीएड वालों को इन्होंने निकाल दिया, बट बीटीसी वालों को इन्होंने प्राइमरी लेवल पे रख दिया। तो बीएड वालों को भी इनको रखना चाहिए था, क्योंकि पहले इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, उसके बाद इन्होंने रिजल्ट आने के बाद निकाल दिया। बिल्कुल। और ये जो युवा हैं उनको रोजगार का संकट है और रोजगार के अवसर जब मिलते हैं तो उनकी उम्मीदें परवान चढ़ती हैं, लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती या कोई कमी रह जाती है या कोई भी ऐसी घटना होती है तो निराशा हाथ लगती है। आपका नाम क्या है और आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम मंजू पाल है। सरकार से मेरी एक ही राय है कि अगर जैसे कि मंदिर वगैरह जो बनवा रहा है उससे कोई हल होने वाला नहीं है। अगर कहीं ये कॉलेज वगैरह स्कूल खुलते हैं, जो गरीब बच्चे हैं अगर वो पढ़ सकेंगे, अगर उनकी फ़ीस भी स्कूलों में आजकल फ़ीस बहुत ज़्यादा कर दी गई, अगर वो कम हो और हर घर के हर बच्चे पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है और वो अफोर्डेबल नहीं है, और जो गरीब परिवार हैं सबसे बड़ी आबादी उन्हीं की है और उनको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और उसका वो लाभ भी नहीं ले पाएंगे, तो वो जो प्रतियोगिता से पीछे रह जाएंगे। नंदनी, आप क्या करती हैं और आपका क्या मत है? और मैं आईटी सेक्टर की कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। मैं इस सरकार से फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन कुछ जो वैकेंसियाँ निकलती हैं काफ़ी टाइम तक इन पे जो भी फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं, फिर ये वैकेंसियाँ काफ़ी टाइम तक होल्ड पे चली जाती हैं। ये इस पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बाकी सुरक्षा को लेके, किसी भी चीज़ को लेके मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ। मुझे पता है कि काफ़ी चीज़ें जो पिछली सरकार में होती आई हैं, इस सरकार में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुधार हुई, इसलिए
आपकी क्या राय है, आप क्या सोचती हैं, आपका मुद्दा क्या है, आपका विषय क्या है? सर मेरा नाम शीलम कुमारी है। मेरी बस सरकार से यही राय है कि जो भी गरीब घर के बच्चे हैं या फिर अमीर घर के बच्चे हैं, दोनों में मतलब एजुकेशन में समानता हो। क्योंकि सर जो गरीब घर के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर पैसों की प्रॉब्लम से बाहर जाकर नहीं पढ़ पाते हैं और बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए बहुत सालों से तैयारी करते रहते हैं। वैकेंसीज भी बहुत कम आती हैं। ये आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि देश जो है वो अमीर और गरीब जिसको कहते हैं, भारत और इंडिया, एक बड़ा अंतर खाई बड़ी भारी हो चुकी है, जिसमें जो अवसर हैं उनकी ज़्यादातर जो है दोहन वो शहरी क्षेत्रों के लोग कर ले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि साधन के कारण या कनेक्टिविटी के कारण या सूचना के कारण या किसी के उचित मार्गदर्शन की कमी के कारण वो अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते, और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और इस पर तो सभी दलों को विचार करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में आप चाहे जितने बड़े वादे करें, लेकिन ये जरूर सभी राजनीतिक दलों की बड़ी कमी मानी जाएगी कि उनके होते हुए, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ये हो गया। और 75 वर्ष हम आज़ादी के जश्न मना रहे हैं, अमृत महोत्सव हमने मनाया, लेकिन अभी तक इस मुद्दे को समाधान करने के बजाय ये गंभीरता और बढ़ती चली जा रही, ये संकट और बढ़ता चला जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आधी आबादी के समर्थन में युवा हैं, जो पुरुष वर्ग है, वो क्या सोचता है। अभी ये जो शिक्षा की बात हुई है, रोजगार की बात हुई है, अवसरों की बात हुई है, आरक्षण की बात हुई, आपका मुद्दा क्या है इस लोकसभा चुनाव में? पहले हम सरकार से ये चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार सबसे पहले खत्म करनी चाहिए। जैसे कि अभी एजुकेशन में यूपीपी की वैकेंसी आई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो पीछे रह जा रहे हैं, और जो है कि इसमें भ्रष्टाचार हो जाए, पेपर लीक हो जा रहे हैं। इसके कारण जो है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जो है कि उनको अवसर नहीं मिल पाता और वो वंचित हो जाते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार की जड़ कैसे आप समझते हैं? भ्रष्टाचार किसको समझते हैं? क्या है भ्रष्टाचार? सर भ्रष्टाचार तो अब ये तो सरकार को ये करना चाहिए कि कम कम अपने जो इनके मतलब एम्प्लॉय हैं उनके अंडर में, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए कि इस तरह से भ्रष्टाचार न करें। मतलब कानून जो है कि उतनी सख्त नहीं है अभी। एक दिन पहले ही जीएसटी के जो ऑफिशियल हैं उनको रंगे हाथ लेते हुए पकड़ा गया। विजिलेंस को इन्फॉर्मेशन मिली, एक कंपनी जो ये रकम दे रही थी उसने सूचना दे दी और विजिलेंस ने रंगे हाथ पकड़ लिया और वो जेल चले गए हैं। जनता की भागीदारी इस भ्रष्टाचार के दीमक को ख़त्म करने के लिए क्यों कम होती है? क्या कारण है? आप एक नागरिक हैं, अगर आपको इस तरह के किसी प्रकरण को उजागर करना है तो आपको क्या डर क्या है या दिक्कत क्या है या अड़चन क्या है? मतलब आपको कर सकते हैं ना, अगर आपके साथ कोई ऐसा भ्रष्टाचार का कांड करता है, कोई आपको पैसे लेता है या आप पे दबाव डालता है या कहीं नौकरी की बात, तो आप क्या अपनी बात विजिलेंस को रख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये फला व्यक्ति, फला अधिकारी हमको शोषण का मोहरा बनाना चाहता है? नहीं, कोई बात नहीं। युवाओं को सोचना है, सशक्त बनना है और अपने अधिकार की आवाज़ को बुलंद करना है, क्योंकि जब तक अपनी आवाज़ आप सामने नहीं लेकर आएंगे तब तक कोई भी सुनने के लिए बाध्य नहीं होगा, और जब तक बाध्य नहीं होगा तब तक देश के मालिकों को हिसाब नहीं मिलेगा। वादे होंगे, कोरे भी होंगे, झूठे भी होंगे, गुमराह करने वाले भी होंगे। आपकी क्या राय है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार है जी, क्या सोचते हैं आप? लोकसभा चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है पढ़ाई, एजुकेशन के मामले में और बेरोजगारी। इस मामले में सरकार बहुत पीछे है, जो कि इसमें टाइम पे नौकरियां नहीं मिल रही हैं, छात्र अपने रोड पे टहल रहे हैं और पढ़े लिखे छात्रों को नौकरियां ना मिलने से बहुत परेशानी हो रही है, और खासकर गरीब परिवार से। आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? मैंने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया है और बीटेक भी कर रहा हूँ। लेकिन सरकार तो स्किल डेवलपमेंट मिशन भी चला रही है और वो कह रही है कि हम तो अवसरों को बहुत बढ़ा रहे हैं और सबको प्रशिक्षित कर रहे हैं, सबको सशक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक आंकड़े ये भी आते हैं कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका मन बहुत भागीदारी कम हो पा रही है और उनकी स्किल का लेवल उतना नहीं है। आप कितने सहमत हैं इस बात से? नहीं, ऐसा नहीं है, स्किल है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उस स्तर तक पढ़ाई नहीं पहुंच पा रही, वो मेन मुद्दा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पढ़ाई के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, सही शिक्षा, उच्च स्तर की गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं दी जा रही है, केवल डिग्री बांटी जा रही है, यही कह रहे हैं आप? जी, तो बिल्कुल ये तस्वीर साफ होनी चाहिए। और जब शिक्षा का स्तर तभी सुधरेगा, शोध का स्तर तभी सुधरेगा जब सशक्त युवा हमारे तैयार होंगे और उनको वास्तव में शिक्षा की जो बुनियादी शर्त है उसको पूर्ति होगी और उनको उपलब्धता होगी। क्योंकि अगर वो शिक्षित पूरी तरह नहीं हो पाएंगे तो वो अधर में होंगे, और जब अधर में होगा तो देश भी अधर में होगा। आइए, और भी हमारे साथ जनता है, इनसे भी राय लेते हैं। आप क्या सोचते हैं कि अभी जो देश है, जो चुनाव की आज अधिसूचना भी जारी हो गई, उसमें युवाओं का मुद्दा इस बार क्या रहने वाला है? किस पर वोट करेंगे? आप किस पर वोट करेंगे? मेरा नाम नीरज कुमार मिश्रा है। पहली बात तो मेरा मुद्दा ये है कि जैसे कि इस बार
इलेक्शन मतलब चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन लोगों का मत है और कहीं ना कहीं लोग एक चेहरे को देख के वोट कर रहे हैं। हम ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उनसे ज़्यादा होल्डिंग बैनर, मतलब ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हमें एक चेहरे को देख के वोट नहीं करना चाहिए। हमें अपने क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी खड़ा हुआ है, वो इस योग्य है कि नहीं है, उसको देख के वोट करना चाहिए। जहाँ तक कि किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी बात लेके जो भी जाएंगे तो हम अपने सांसद तक ही जा सकते हैं। हमारा सांसद ही एक ऐसा मतलब हमारा वे है जो हमारी बात को जाके संसद तक बोल सकता है। तो सबसे पहले तो सारी मतलब जनता से और मतलब सबसे हमारा यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग कभी भी किसी एक चेहरे को देख के वोट ना करें, यानी अपनी अकल लगाएं, अपनी अकल लगाएं। दावों और वादों के बीच में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, मर्यादाएं हैं, उनको समझें और उसके आधार पर वोट करें। बहुत जरूरी बात कही है, क्योंकि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का मंदिर वो तभी सशक्त होगा, बेहतर होगा जब लोकतंत्र की बुनियादी शर्तों का अनुपालन होगा। और संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई भी जो प्रत्याशी है उसके बिना पर कोई और अपना नाम लगाए और उसके आधार पर वोट ले। लोकतंत्र का जो मंदिर है वो तभी सशक्त होगा जब उसके हर स्तंभ मजबूत होंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और बड़ी दुरुस्त बात आपने कही नीरज जी, आपको साधुवाद कि आपने बिल्कुल ठीक बात की। आपका नाम क्या है? नितेश श्रीवास्तव। नितेश जी, आपका मुद्दा क्या है लोकसभा चुनाव? मुद्दा सबका विकास होता है, एजुकेशन होती है, सिक्योरिटी होती है, सबका मुद्दा यही है। हमारा ही मुद्दा ये है कि सबको विकास भी मिले सबको, और बेरोजगारी भी दूर हो जाए, और सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा खासतौर से महिलाओं को और सबको भी मिलनी चाहिए। विपक्ष के जो नेता हैं वो कई बार आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या आप कुछ सोचते हैं? सबको देख के चलेंगे तो कहाँ, लेकिन आप अपने आप से दुरुस्त रहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। सबका आप अपने आप से दुरुस्त रहेंगे तो बेटर है। लेकिन बाकी तो विपक्ष में बहुत लोग बैठे हैं, सबका कहना तो अलग, सबका अपना एजेंडा है, अपना एजेंडा होता ही है। लेकिन आपको रियल में अपनी सिक्योरिटी हाई करनी चाहिए। जैसे सर अभी आपने सर से पूछा था कि अगर विजिलेंस आपके खिलाफ बोलना है तो आप क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे तो हमको जरूर बोलना चाहिए, लेकिन बोलने के बाद भी हमारे ऊपर जो खतरे रहते हैं वो पुलिस को प्रोटेक्शन देनी चाहिए कि हाँ आपको उसके खिलाफ कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन एक तस्वीर को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कुछ कदम तो उठाने पड़ते हैं, अचानक ठीक नहीं होता। तो उसमें हम कदम उठाएंगे, कुछ और लोग साथ आएंगे, मिलकर आवाज उठाएंगे, तो शायद एक दिन तस्वीर बदल जाएगी। एक दिन तस्वीर तो बदल जाएगी, लेकिन हमारे स्टार्ट तो करेंगे। मालूम चला आज हम स्टार्ट तो किए, लेकिन अगला हमारे पर कुछ क्लेम कर दिया, हमारे पर डर लगता है। हम एक नॉर्मल इंसान है, इसलिए सरकार को भी आगे आनी पड़ेगी। हम नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, हम शुरुआत करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल, ये बात ठीक है। जो कानून का राज है, तो इसलिए कानून का संरक्षण हर एक नागरिक को मिलना चाहिए, उसका समर्थन मिलना चाहिए। और इसमें देखने को आता है कि जो पुलिस की व्यवस्था है वो उतनी दुरुस्त नहीं है जितनी होनी चाहिए, और अक्सर जो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में है वहाँ पर लोगों को मदद नहीं मिल पाती है और अक्सर उनका उत्पीड़न होता है। और इस तरह की खबरों से अखबार अटे पड़े रहते हैं और बड़ी चिंता होती है। घटना एक जगह होती है, तकलीफ जो करोड़ों लोग हैं उनके दिल में बैठ जाती है और वो डर की जगह पैदा कर। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई है और ये बात बहुत ज़रूरी है और डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देश के मालिक हैं आप, और जब तक आप डरते रहेंगे तब तक जितने भी लोग हैं वो आपको डराते रहेंगे। और चाहे अपराधी हों, चाहे ऐसे छद्म स्वरूप में ऐसे चोले ओढ़े हुए नेता भी हों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मालिक आप हैं, सवाल पूछना आपका काम है, अधिकार है आपका, और देश की बेहतरी के लिए केवल जनता ही बेहतर बना सकती है और कोई रास्ता नहीं जाता। आपका नाम क्या है और आपका मुद्दा क्या है? सर मेरा नाम सवाजिद निशाद है। मेरा मुद्दा यही है कि हमारे देश के युवाओं के ये जो नौकरी है और मतलब कि ये सब शिक्षा लेके अभी बेरोजगार हैं, बेरोजगार पे बैठे हैं, ये सब भी रोड पे टहल रहे हैं, अभी सब ऐसे बिना नौकरी के। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी सरकार बने वो हमारे युवाओं पे ज़्यादातर ध्यान दे और हमारे नौकरी युवाओं को दे, उसको बढ़ाने के लिए ये प्रयास करें। लेकिन एक बड़े आंकड़े ये बताते हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि कोई भी देश जो है इतनी ज़्यादा नौकरियां नहीं पैदा कर सकता। जैसे भारत तो बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो इतनी बड़ी आबादी में अगर 70% भी युवा हैं तो उतनी बड़ी तादाद में नौकरियां तो कभी सरकार जन्म नहीं दे सकती। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम होगा। तो क्या आपको लगता है कि युवाओं को और सबल बनकर अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सरकार सहयोग दे ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा खड़ी कर पाएँ? सर जो युवा उस योग्य है कम से कम उसको मिलनी चाहिए नौकरी। और लेकिन तो ऐसा नहीं हो पाता है कि कुछ युवा इतने
मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाती नहीं मिल पाता, ऐसे निराशा हाथ लगती है। हाँ, ऐसा होता है वो। बिल्कुल, और इस तरह से करोड़ों लोग जो है वो परेशानी के रास्ते से गुजरते हैं। आपका नाम क्या है और आप क्या विषय उठाना चाहते हैं? अभिषेक सिंह है और मेरा कोई मुद्दा नहीं है इस गवर्नमेंट से, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आएगी ऐसे ही करती सारे, तो जैसा चल रहा है मेरे लिए अच्छा चल रहा है। लेकिन दुख तो होता होगा, एक युवा होने के नाते आप खुश नहीं हैं, क्योंकि खुशी होना तो तब है कि जब कोई लोग भी होगा तो यही करेगा, कोई भी गवर्नमेंट आएगी यही करती आई है, और दूसरी आएगी तो इससे हो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएगी, ऐसे ही चलता रहेगा, इससे हो सकता है कि मतलब कम ही कर पाए। लेकिन आप क्या चाहते हैं? तस्वीर तो बदलनी चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से जो चल रहा है सर सही चल रहा है, वैसे चलता रहना चाहिए। यानी यथास्थितिवादी विचार है आपका। इस गवर्नमेंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा, इससे प्रॉब्लम नहीं है और जो आएगा उसके खतरे ज़्यादा हैं, ऐसा हो सकता है सर। अच्छा, मतलब ये आशंकाओं के बादल हैं, लेकिन आशंकाओं के बादल हमेशा रहेंगे। जब आप खड़े होते हैं तभी आप 2 कदम चलते हैं, और जब चलते हैं तभी आप मंजिल पे पहुंचते हैं। बैठकर कोई मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। आपका नाम क्या है? हमारा नाम आज़ाद कुमार है। आपके नाम में आज़ाद है, लेकिन ये अभी अपने विचारों में आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें उम्मीद नहीं है, तो आपको भी उम्मीद नहीं है? नहीं सर, इस सरकार ने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो गुमराह करके रखा गया है। जैसे बोला गया कि हम नौकरियां देंगे, चाहे हम स्टडी को आगे लेवल पे ले जाएंगे, ये सबसे सरकार बहुत पीछे रही है। इसके पहले भी सरकारें थी, लेकिन वो सरकार सिर्फ डेवलपमेंट पर सोचती थी। जहाँ तक हम पढ़ते हैं, ये देखे हैं कि सरकार हमेशा आगे बढ़ाने के लिए कुछ न सोचती है। अगर यहाँ पूछेंगे तो आप ये पूजा करिए, ये पूजा करिए। प्रॉब्लम पूजा से नहीं है, वो आस्था का चीज़ वो अलग है। हमारी पढ़ाई, नौकरी, बेरोजगारी और बढ़ते हुए महंगाई, ये सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है। बिल्कुल, देखा जाए तो महंगाई इस समय चरम सीमा पे। एक आम आदमी जो 6,000 7,000 या जो गार्ड का जॉब करता है, जो 10,000 पा रहा है, अगर उसके घर में 2 बच्चे हैं तो अपने घर को उस स्तर पर नहीं ला पा रहा है, न पढ़ाई कर पा रहा है, पढ़ाई उसे दे पा रहा है। जिससे अगर हम कुछ पढ़ाई करना चाहें तो पढ़ाई पे भी उस पर टैक्स लगा दिए ज़्यादातर। हम गाड़ियों पे टैक्स ज़्यादा लगा दे रहे हैं। लेकिन सर देखा जाए तो हमेशा जो सरकार है, हमेशा एक बार कोई ना कोई मुद्दा लेकर गुमराह करने की कोशिश करती है। इसके पहले भी सरकारें, जैसे हम अभी कहें कि इसके पहले सरकारें थी, वो हमेशा अगर देखा जाए तो कंप्यूटर लाई, हमारा कोई कंप्यूटर लाई, नेटवर्क आया, सब कुछ इनके में। अगर हम कहेंगे तो आपको हम यहाँ पे राम मंदिर दे दिए हैं, बनारस बना दिए हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। आज के 5 साल पहले एक वादा किए थे कि गंगा एकदम साफ हो जाएगी। आज भी जाकर देखेंगे कि गंगा जो पहले थी उससे थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है, और चीज़ें जो है वो तो निर्धन चल ही रहा था, वही चला था। ये जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम की है। तो अलग अलग तरह के मत मिल रहे हैं। एक तरफ है कि वर्तमान सरकार के दावों पे पूर्ति न होने से एक नाराज़गी है युवाओं में, और साथ में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं युवाओं के खास करके, उनकी पूर्ति ना होना, यानी रोज़गार की कमी होना, और जो कमाई करके लाते हैं उसमें इतनी ज़्यादा टैक्स की वसूली होती है। आंकड़े ये बताते हैं तकरीबन 68% के आसपास टैक्स अलग अलग तरह के लिए जाते हैं, चाहे वो रोड टैक्स हो, चाहे सर्विस टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो आपको वैट हो, या अलग अलग जो मद में ये टैक्स लिए जाते हैं, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, वो जो कमाता है उससे बड़ा हिस्सा सरकार के खाते में चला जाता है। ये ठीक बात है, उससे डेवलपमेंट होता है, लेकिन लोग अपने पेट को ठीक से पाल नहीं पा रहे हैं। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। अभी शिक्षा की बात हुई, हमारे जो डेवलपमेंट की बात हुई है, लेकिन एक सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। आप लोग सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के कामों से कितने संतुष्ट हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि दोनों ही मुद्दों को जोड़कर आप लोग वोट करते हैं, जनता वोट करती है। क्या सोचते हैं, सुरक्षा का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है? सर, सुरक्षा का मुद्दा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। वो सुरक्षा देती है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, लेकिन फिर भी उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि आज यहाँ गलत हो गया, इनके साथ गलत हो गया। सरकार सुरक्षा तो दे रही है, लेकिन प्रोटेक्ट कर नहीं पा रही है। और रही बात सुरक्षा की, तो बस महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी सुरक्षा की ज़रूरत है। आजकल जितने भी संविधान हैं, जितने भी कानून हैं, जितने भी कानून लागू किए गए हैं, वो सब महिलाओं के प्रोटेक्शन पे लागू किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं भी उन लागू को, जो भी कानून है, उनका गलत फ़ायदा उठा ले रही है। ज़रूरी नहीं कि सारे जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, वो गलत है और सारी महिलाएं अच्छी है। 50% सबका होता है कि 50% ये गलत है और 50% ये सही है। लेकिन अगर महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं, तो जो पुरुष है वो भी तो इंसान है, उनको भी तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो उनके लिए भी उनको कानून बनाना चाहिए। आज दिन हम देखते हैं कि आजकल की महिलाएं जो कुछ ज़्यादा ही एडवांस होती हैं, वो पुरुषों पे अपने कानून को नज़र रखते हुए गलत आरोप लगा देती हैं। और ये देखते हुए पुरुष जो होता है, वो
युवा है, ठीक है, लेकिन अगर वो उस पे आरोप लगा दिए तो उसके उम्र भर की जेल हो जाती है और जीवन खराब हो जाता है, इसलिए वो उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है और वो इसलिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके लिए संविधान में कुछ बना ही नहीं है। बिल्कुल, ये वाजिब चिंता है। तो पुरुषों से ही पूछते हैं कि इनका ये कहना है कि पुरुषों की सुरक्षा की जरूरत है, महिलाओं की सुरक्षा हो गई, अब महिलाएं जो उत्पीड़न कर रही हैं उनसे बचाया जाए, तो कानून क्यों इसको अमल में लाने में चूक जाता है? क्या आपको लगता है कहाँ गैप है? मतलब लोग इसका दुरुपयोग खुल के कर पा रहे हैं, यानी कि निगरानी ठीक नहीं है, पुलिसिंग ठीक नहीं है, जब कोई केस आता है तो उसकी जांच ठीक ढंग से नहीं होती है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, क्या घटना होती है? मॉनिटरिंग नहीं सही है। बाकी तो ये बात सही है कि इसका लोग फ़ायदा उठाते ही हैं कि अगर ज़्यादा प्रायोरिटी महिलाओं को दे देते हैं तो इसका फ़ायदा महिलाएं भी उठा लेती हैं, वो अपने किसी भी केस में उठा के पुरुषों को फंसा लेती हैं। हाँ, लेकिन पहले के जो माइंड सेट था लोगों का वो एक गलत चीज रॉन्ग था कि वो पहले के क्या नाम है कि पुरुष प्रधान मानते थे इस कंट्री को कि पुरुष प्रधान देश है, तो वहाँ पर महिलाओं को दबाया जाता था। इस वजह से बनाया तो गया कि हाँ नियम सही बनाए गए, लेकिन अब ये है कि उस नियम का फ़ायदा वो लोग जाते हैं उसको खिलाफ में ले लेती हैं। तो इस चीज़ के लिए तो कुछ ना कुछ तो सरकार को करना ही चाहिए। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि समाज की मानसिकता, पहले बहुत सी ऐसी नकारात्मक मानसिकताएं थी जिससे रूढ़िवादियों विचारों के कारण जो है बहुत सारा उत्पीड़न की घटनाएं देखने को मिलती थी। क्या समाज में बदलाव आया है? सर, समाज में काफ़ी बदलाव आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज में इस चीज़ को लेकर धीरे धीरे बदलाव बहुत ज़्यादा आया है। आपकी आवाज़ बड़ी मुखर है। आपको क्या लगता है कि समाज और सरकार का तालमेल कितना होना चाहिए? क्योंकि तालमेल नहीं होता है तो कोई ना कोई विचलित होता है, तो कितना तालमेल होना चाहिए? सर 100% तालमेल होना ही चाहिए, क्योंकि अगर तालमेल नहीं होगा सरकार में और पब्लिक में, अगर तालमेल नहीं होगा तो वो कोई भी कानून लागू करते हैं तो उस पर 100% वो मतलब कहते हैं कि उनको रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो तालमेल होना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार को पब्लिक की मतलब जनता की चीज़ें समझनी चाहिए और जनता को सरकार की भी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। जैसे कहा गया, अभी बताया गया कि मतलब पुरुष और महिलाओं के बारे में बोला गया है, ये दोनों अपने जगह पे कथन सही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जैसे कोई महिला किसी पुरुष के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा देती है तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस को भी पता होती है ये चीज़ कि ये गलत है, कहीं ना कहीं सरकार को भी पता होती है कि ये गलत है। सरकार फिर भी और मतलब गवर्नमेंट और उसके बाद में पुलिस ये सब कुछ जानते हुए भी महिलाओं को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट करे अच्छी बात, लेकिन जो सत्यता है जिसके बारे में उसको पता है कि ये सही है, उसको एटलीस्ट किसी के दबाव में ना आके, किसी के दबाव में ना आने का मतलब यही है कि राजनीतिक दबाव में ना आके, क्योंकि राजनीतिक दबाव का मतलब ये होगा कि उनको उससे हमें वोट चाहिए होगा। अगर हम महिलाओं के बारे में कुछ बोलते हैं तो हमें वोट नहीं मिलेगा, और पुरुष है तो पुरुष जाएगा कहीं, वोट तो देना ही देना है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये महिलाओं के मुद्दे पे इसलिए ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं और पुरुष को फंसा दे रहे हैं, क्योंकि हर इंसान जैसे हम हैं, हमारे पास बहन है और माँ हैं, बेटियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी डरते हैं इस चीज़ से, इसलिए हम भी सपोर्ट करते हैं लड़कियों पे। तो कहीं ना कहीं लड़कियां अगर किसी लड़के को या मतलब कोई स्त्री किसी पुरुष को फंसा देती है तो हम भी उसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी लड़की बाहर जा रही है, हमारी बहन बाहर जा रही पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं ये डर होता है इसलिए। लेकिन इस डर को पुलिस को और गवर्नमेंट को नहीं होता है, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। तो उनको इस मुद्दे पे एक्शन लेना चाहिए एटलीस्ट, और न्यायपूर्ण ढंग से लेना चाहिए, न्यायपूर्ण ढंग से लेना चाहिए, जांच करनी चाहिए, अच्छी तरीके से जांच करनी, उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और युवाओं के मन की बात जनमंच में हमने सुनी और इनके मुद्दे बहुत स्पष्टता के साथ सामने आए हैं। उम्मीद है कि जो जनता की अदालत में उतरे हैं इस लोकसभा चुनाव में फिर वोट मांगने जाएंगे और फिर वादे करेंगे, घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में बहुत सी बातें होंगी, लेकिन इनकी आवाज़ को सुनकर समाधान की दिशा में जाना बेहद ज़रूरी है। ऐसा न हो कि फिर चुनने के बाद 5 वर्ष के लिए गहरी नींद में आप सो जाएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो लोकतंत्र के मंदिर की जो प्रतिष्ठा है उस पर आँच आती है। तो आशा है कि आप भी विचार करेंगे और इनकी आवाज़ को दिल से सुनेंगे और समाधान के लिए कुछ कदम बढ़ाएंगे। देखते रहें कार्यक्रम जनमंच। अगली बार फिर आएंगे कुछ और युवाओं के साथ, पुरुषों के साथ, महिलाओं के साथ, देश के नागरिकों के साथ, उनकी बातों को लेकर जनमंच में, क्योंकि यहाँ होती है आपके मन की आवाज़ की बात। हम उठाते हैं मुद्दे ताकि देश जागरूक हो और जागरूक जनता के मुद्दे जनमत में शामिल हों और आपका मत देश के भविष्य का निर्धारण करे। दीजिए अनुमति अपने दोस्त राधेश्याम दीक्षित और हमारे साथ कैमरामैन नदीम जाफर को। नमस्कार। हम बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे, हम भी बोलेंगे,
गया है ये मन। जनमंच जनमंच, जनता के मन की आवाज जनमंच।